साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि के नाम से मैगजीन निकाली गई है, जिसमें चीज़ों को चित्र के माध्यम से समझाया गया है, उसका जो सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इस मैगजीन का जो कोशिका और आनुवंशिकता वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कोशिका की जो परिभाषा है वो क्या कही जाती है? यह जीवों की संरचनात्मक सबसे छोटी, या कह सकते हैं जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, या इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, जो कि एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1665 में इसकी खोज की थी और इसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। और कोशिका शब्द का उल्लेख इन्होंने ही किया है, मतलब सेल शब्द का। इसके अतिरिक्त कोशिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहे कौन रहे? स्लाइडन तथा श्वान थे। इन्होंने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1838-39 में किया था। इसके अतिरिक्त जो कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका के संबंध में जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं अब इसमें कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, कोशिका के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब देख लेते हैं इनमें क्या चीजें होती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इसमें केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका कलायुक्त कोशिकांग ये नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये अनुपस्थित होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, राइबोसोम भी उपस्थित होता है, और इसके अतिरिक्त इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो भी नहीं पाया जाता है, वो भी यहाँ पे अनुपस्थित होता है। इसके उदाहरण के तौर पे आप जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को ले सकते हैं। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाएं की बात करें, यहाँ ध्यान रखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्यतः जो एक कोशिकीय वाले जीव होते हैं वहां पे अधिक पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो ये पूर्ण विकसित, इनमें केंद्रक होता है, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीजें भी होती है, जैसे कि इसमें क्रोमैटिन उपस्थित होता है, साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, राइबोसोम, गोल्गी काय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, ये सभी भी आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर आप पेड़ पौधे एवं जंतु को ले सकते हैं। ये जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। आगे बात करते हैं कोशिका के भाग के। तो कोशिका के कई पार्ट होते हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये क्या होता है? ये याद रखिएगा सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान होते हैं, ये आपके जीव कोशिका में विद्यमान नहीं होते हैं। और ये किससे निर्मित होते हैं? सेलुलोज से निर्मित होते हैं। और ये कोशिका के सबसे बाहरी जो आवरण होता है वही कोशिका भित्ति होती है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर इसके बाद जो वाला पोर्शन होता है वो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। और इसका जो नामकरण है वो बेंडा के द्वारा किया गया था। और ये है क्या? ये कोशिका का श्वसन स्थल है, मतलब श्वसन संबंधी क्रियाएं जो कोशिका की होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। और यहां ध्यान रखने वाली बात है कि यह जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होता है। मतलब साधारण भाषा में कहें तो ये जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, ऊपर हमने यहां बात की थी, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें ये नहीं मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अन्य नाम क्या है? इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। और जो क्रेब्स चक्र होता है वो इसी में संपन्न होता है। और ध्यान रखिएगा कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में ही पाया जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है। आगे देखते हैं राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। तो राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी और यह आरएनए और जो है प्रोटीन की बनी होती है। इसके अतिरिक्त इसका नामकरण जो है रॉबर्ट के द्वारा किया गया था और यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं या प्रोटीन का उत्पादन स्थल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका के बारे में, या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। इसे इंग्लिश में यही कहते हैं। ये राइबोसोम जो होते हैं इसी से चिपके होते हैं, तथा लिपिड संश्लेषण जो होता है का ये मुख्य स्थल है। मतलब लिपिड संश्लेषण जो होता है ये यहीं पर होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भागों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें है आपका केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। और ये ध्यान रखिएगा कि केंद्रक जो होते हैं
कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और आनुवांशिक पदार्थ का या डीएनए का जो सोर्स होता है वो केंद्रक होता है। केंद्रक में आपका डीएनए पाया जाता है। आगे देखते हैं, तो यहां पे ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर ये नहीं होती हैं। अब बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम जो है ये 24 प्रकार के एंजाइम यहां पर मिलते हैं। इसको आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने 1958 में की थी, और यहां पर ये गोल्जी काय में इसका निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त यह स्तनधारियों की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वहां पर ये नहीं पाया जाता या अनुपस्थित होता है। अब बात कर लेते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय के बारे में। तो देखिए, इसकी खोज किसने की थी? इसके खोजकर्ता कौन थे? कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी काय है या गोल्जी बॉडी है। 1898 में किया था। ये इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? सिस्टर्नी इसकी क्रियात्मक इकाई है। इसको गोल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। तो ये पूछा जाए कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक सेल का कौन होता है, तो गोल्जी काय है। इसके अतिरिक्त ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। साथ ही कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी ये गोल्जी काय करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके लवक की बात कर लें, तो ये जो है लवक जो होते हैं ये भी केवल पादपों में ही पाए जाते हैं, आपके जंतु कोशिका में नहीं मिलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? हैकेल ने 1865 में। और जो आपके लवक होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका अवर्णी लवक होता है, दूसरा हरित लवक होता है, तीसरा होता है वर्णी लवक। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और वर्णी लवक को जो है उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो आपके हरित लवक होते हैं, ये हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं, और साथ ही जो अवर्णी लवक होते हैं वो भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाले होते हैं। आगे चलते हैं। आगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर को समझ लेते हैं कि कौन सा अंग या जो पोर्शन है वो पादप कोशिका में पाया जाता है या जंतु कोशिका में पाया जाता है। जैसे कि कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं मिलती है। लवक जो होते हैं ये केवल पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। तारक काय जो होते हैं या जिसे सेंट्रिस्टोम कहते हैं, ये आपके पादप कोशिका में नहीं होते हैं। उपस्थित लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर नहीं मिलते हैं, ये जंतु कोशिका में ही केवल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तारक काय केवल जंतु कोशिका में मिलते हैं, पादप कोशिका में नहीं मिलते हैं। इसके अतिरिक्त रिक्तिका या जिसे रसघानी भी कहते हैं, रिक्तिका या रसघानी कहते हैं, ये पादप कोशिका में बड़ी होती हैं, मतलब आकार में बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में कई सारी रिक्तिका या रसघानियां मिलती हैं, परंतु छोटी छोटी होती हैं वो। आगे चलते हैं, अन्य फैक्टर को देख लेते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। जीनोटाइप है, ये जीवों का जो आनुवंशिक संगठन होता है उसी को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं अपितु पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है, उसे सरीसृप कहते हैं। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है आपकी छिपकली। प्लाज्मा झिल्ली बनती है किससे? प्रोटीन व लिपिड से बनती है। आगे देखते हैं, अब लवकों के प्रकार या प्लेस्टी के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ऊपर ही बात की, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, ये सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान होते हैं, जैसे कि आपकी जो जड़ें होती हैं जो मिट्टी के नीचे हैं। ठीक है, ये रंगहीन लवक होते हैं और ये संग्राहक उत्तक होते हैं। संग्राहक उत्तक होते हैं, भोज्य पदार्थों का ये संग्रह करने वाले होते हैं। अवस्थिति कहां होती है? जड़ एवं भूमिगत तनों में ये अवर्णी लवक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा आता है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। तो ये रंगीन लवक होते हैं। इनकी अवस्थिति कहां है? तो ये पेड़ में ऊपर पाए जाएंगे, पुष्प, जैसे पुष्प हो गया, फलभित्ति हो गई, बीज इत्यादि में मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप इनके बारे में देखें तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन वर्णी लवक की वजह से होता है। गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से, चुकंदर का रंग विटामिन की वजह से, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन की वजह से, पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा जो होती है ये हल्के नीले रंग वाला जो फाइकोसाइनिन नामक वर्णी लवक होता है उसकी वजह से होती है। अब बात करते हैं हरित लवक की, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये हरा रंग होता है। हरा रंग इसका क्यों होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से होता है।
ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, जो क्लोरोफिल होता है या जो हरित लवक होता है। और इसकी अवस्थित कहाँ मिलती है, मिलते कहाँ है पौधों में, तो पत्तियों में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पौधों से प्राप्त उत्पाद की। कई बार पूछा जाता है कि कोई भी चीज है वो कहाँ से मतलब किस अंग से निकली है। जैसे कि अदरक जो है ये प्रकंद होता है, इसका पादप अंग क्या है, प्रकंद है। आलू का स्तंभ कंद या रूपांतरित तना होता है ये। लहसुन जो होता है ये शल्क कंद होता है। सूरन या जिसे जिमी कंद कहते हैं ये घनकंद होता है। गन्ना आपका रूपांतरित तना होता है। सलजम जो होता है रूपांतरित जड़ होता है। गाजर रूपांतरित जड़ होता है। इसी प्रकार से शकरकंद आपका रूपांतरित जड़ होता है। लौंग पुष्प कलिका होती है। केसर जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पुष्प वर्तिका होती है। हल्दी आपका प्रकंद होता है। कुछ अन्य फैक्टर को देखें तो नाभिक या केंद्रक या जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं कि अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक। मतलब डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप कहलाते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, उत्परिवर्तन तथा म्यूटेशन कहलाता है। इसके अतिरिक्त प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल है। इसे क्या कहते हैं, ये एपाटॉसिस कहा जाता है। एपाटॉसिस कहा जाता है। आगे चलते हैं, अब अनुवांशिकता की बात कर लेते हैं। तो अनुवांशिकता को देखें तो इसकी डिफिनेशन क्या दी गई है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनुवांशिक लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है। इसमें मुख्यतः सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित लक्षण होते हैं। अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उन्हें ही अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यहां कुछ फैक्ट और याद रखिएगा। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो उद्यान मटर पर किया था। इसके अतिरिक्त अनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1905 में। इसके अतिरिक्त जीन शब्द का जो प्रयोग है ये 1909 में जो हॉन्सेन ने किया था। अब आगे चलते हैं। अब मेंडल की बात आई है तो मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों की बात करें तो मेंडल के इन्होंने तीन नियमों को प्रतिपादित किया था। पहला था आपका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। इसमें क्या था कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जो अप्रभावी होते हैं वो तो रहते हैं प्रथम पीढ़ी में, परंतु वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो अगली पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं। दूसरा जो है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। और आपका तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोमेंट। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्रोमोसोम, जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए अनुवांशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम जो होता है वो क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के माध्यम से ही अनुवांशिक लक्षण जो है प्रसारित होते हैं। इसकी खोज किसने की थी, कार्ल विल्हम बोन नगीली ने 1842 में की थी। और ये क्या होते हैं, ये आपके न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं और ये जीन धारक मतलब जीन को धारण करने वाले यही होते हैं, इन्हीं के द्वारा जीन का ट्रांसफर होता है। और ये जो नामकरण है क्रोमोसोम, ये किसने किया था, 1888 में वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और याद रखिएगा कि प्रजातियों में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मनुष्य में 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से चिंपांजी में 24 जोड़े या 48 क्रोमोसोम होते हैं और आपके बंदर में 21 जोड़े या 42 क्रोमोसोम होते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जीन की कि जीन क्या है। तो देखिए जीन जो होता है यह अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है और अनुवांशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर अर्थात गुणसूत्र पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो होती हैं जीन होती हैं। तथा इसका नामकरण किसने किया था, विल्हेम जोहानसेन ने इसका नामकरण 1909 में किया था जीन शब्द का। यहां पे दो वर्ड आते हैं, एक आता है उत्परिवर्तन तथा म्यूटेशन और दूसरा आता है जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग। तो जीनोम ये आपका उत्परिवर्तन क्या होता है, तो उत्परिवर्तन साधारण भाषा में कहें तो किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक
एवं वंशागत दोनों तरीके से, आकस्मिक भी हो सकता है या वंशागत होता है। आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये आपका म्यूटेशन कहलाता है। जैसे वर्तमान में जो कोविड का वायरस है उसमें काफी म्यूटेशन होने की वजह से उसमें उसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। तो इसमें अनुक्रम के आधार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और ये जीनोम में कन्वर्ट करता परिवर्तन करता है, और जीनों का जो अनुक्रम होता है वो सीक्वेंस वो बदल जाता है। जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग क्या होता है, तो जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन ही जो होता है ये आपका जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग कहलाता है। अब बात कर लेते हैं जंपिंग जीन या प्लवमान जीन के बारे में। तो इसकी खोजकर्ता कौन थे, बारबरा मैकलटॉफ, जो कि यूएसए के वैज्ञानिक थे। इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार इसके लिए दिया गया था। देखिए जंपिंग जीन होते क्या है, या इसे साधारण भाषा में स्थान परिवर्तन करने वाले जीन भी कहा जाता है। ऐसे अनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में समर्थ होते हैं उसे जंपिंग जीन या ट्रांसपोजन कहते हैं। ये ट्रांसपोजन जंपिंग जीन ही होते हैं। तो देखिए ट्रांसपोजन क्या होते हैं, अनुवांशिक तत्वों का एक वर्ग होता है। ट्रांसपोजन जो है ये अनुवांशिक तत्वों का एक वर्ग होता है जो एक जीनोम के भीतर विभिन्न स्थानों पर कूद सकता है। आगे बात करते हैं अनुलेखन, या इसे प्रतिलेखन भी कहते हैं। अनुलेखन या प्रतिलेखन इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए का जब अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है तो इसका संश्लेषण किसमें हो जाता है, आरएनए में, और जब इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है तो ये डीएनए में संश्लेषित हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीएनए की खोजकर्ता कौन थे, स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर थे। 1869 में इन्होंने इसकी खोज की थी, और इसका जो कुंडलीकार विन्यास की जो खोज है वो किसने की थी, डॉक्टर जेम्स वाटसन, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने 1953 में, और इन लोगों को 1962 में इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अन्य चीजों की बात करें तो देखिए ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा होते हैं। इसमें दो मेन पोर्शन होता है, एक फॉस्फेट होता है, दूसरा होता है नाइट्रोजनी बेस होते हैं। इस नाइट्रोजनी जो बेस होता है या क्षार कह लें, इसमें 4 क्षार जुड़े होते हैं या बेस जुड़े होते हैं। कौन कौन से, आपका एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है। इसमें से जो आपका एडेनिन है और आपका थाइसिन है, इसके बीच में 2 मतलब डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बंद होता है, और वहीं पर जो आपका ग्वानिन है G और साइटोसिन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसके अतिरिक्त ये आपका क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण इसका किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने, और इसके लिए भी इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। आगे चलते हैं, अब डीएनए एवं आरएनए में जो मुख्य अंतर है उनकी बात कर लें तो डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। इसमें 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, और ये पाया कहाँ जाता है, मुख्यतः यह जो है केंद्रक व कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लौह में पाया जाता है। आरएनए राइबोज शर्करा होते हैं, ये इसमें थाइमिन बेस की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। मतलब अन्य जो है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन हो जाता है। यहाँ पर अवस्थित कहाँ होते हैं, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में ये पाए जाते हैं। अब जो आपका आरएनए है ये 3 प्रकार का होता है, कह सकते हैं टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। सबसे पहले टीआरएनए को देखें, इसे ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल को ये राइबोसोम पर लाता है, राइबोसोम जहां प्रोटीन बनता है। इसके बाद एमआरएनए की बात करें, इसे मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। ये केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने के लिए संदेश भेजता है। और जो आरआरएनए होता है, आरआरएनए ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, और राइबोसोमल आरएनए ये कहलाता है, और ये राइबोसोम पर लगे होते हैं। कहां पर लगे होते हैं, राइबोसोम पर लगे होते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। आगे चलते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता उसे क्या कहते हैं, टायरोसिन कहते हैं। और डीएनए में मौजूद जो शर्करा होता है उसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं,
आरएनए होते हैं। साधारण मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़े होते हैं। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव जो होते हैं मुख्यतः जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ऐसे प्रमुख दलहनी पौधे कौन से हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु मिलते हैं? तो उसमें चना है, मटर है, सेम है, अरहर है। तो देखिए, भिन्न भिन्न दलहनी पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार के ये जीवाणु होते हैं। जैसे कि जो सोयाबीन होता है इसके जड़ में राइजोबियम जैपोनिकम पाया जाता है। 3 पत्तियां घास में राइजोबियम ट्राइफोली मिलता है और लुरसन में राइजोबियम मेलिलोती मिलता है। जलीय फर्न में एनाबीना एजोली होता है और गुनेरा माइक्रोफाइला में नोस्टोमस्कोरम पाया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।